Hello students, today we will start chapter 3rd, Money and Credit. What is money? Money is anything that acts as medium of exchange. मनी कोई भी ऐसी वस्तु जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में वर्क करती है उसको क्या कहा जाता है? मनी कहा जाता है। अभी अगर हमें शॉप से कोई भी सामान खरीदना है तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? किसी भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज की, यानी कि किसी करेंसी की, किसी भी तरीके की मुद्रा की हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जब मनी नहीं था उस टाइम पे क्या होता था? उस टाइम पे बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम क्या होता है? देखिए, बार्टर सिस्टम में सर्विसेज और गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है बिना किसी मीडियम ऑफ एक्सचेंज के, बिना किसी करेंसी के। जैसे इन दो लोगों के बीच में जो डील होती है उसका एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये जो दो लोग हैं अलग अलग डिफरेंट सर्विसेज ये जो है प्रोवाइड करवा सकते हैं, तो इनके बीच में डील होती है। आई कैन ट्रेड 10 आवर्स ऑफ प्लम्बिंग पर मंथ इफ़ यू सप्लाई मी विथ 2 लीटर्स ऑफ मिल्क पर डे। अगर तुम मुझे 2 लीटर दूध पर डे सप्लाई करो तो उसके बदले में मैं तुम्हें 10 आवर्स ऑफ प्लम्बिंग जो है पर मंथ प्रोवाइड करवा सकता हूँ। इस तरीके की डील इनके बीच में होती है। लेकिन ये डील होने के लिए इनको किसकी ज़रूरत पड़ती है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना चाहिए, यानी कि इच्छाओं का दोहरा संयोग होना चाहिए। दोहरे संयोग का मतलब है कि इस इंसान को भी दूध के बदले में प्लम्बिंग की ज़रूरत होनी चाहिए, और जो प्लम्बिंग वाला वर्क करता है यानी कि जो प्लम्बर है उसको भी दूध की ज़रूरत होनी चाहिए। ये होता था बार्टर सिस्टम, डील विदाउट मनी। एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज विद गुड्स एंड सर्विसेज। वस्तुओं और सर्विसेज को किसके बदले में ही दिया जाता था? गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में ही दिया जाता है। बार्टर सिस्टम, देखिए यहाँ पर बार्टर सिस्टम का जो एग्जाम्पल दे रखा है इसमें क्या है कि किसी एक इंसान के पास मान लीजिए एप्पल है और उसको किसकी ज़रूरत है? बनाना की ज़रूरत है, और किसी दूसरे इंसान के पास बनाना है जिसको कि एप्पल की ज़रूरत है, तो वो क्या करेंगे? आपस में चीज़ों को लेन देन कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे विदाउट मनी। ये एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, ये बार्टर सिस्टम का ही एग्जाम्पल है। वी ओनली बार्टर, यहाँ पर सिर्फ वस्तु विनिमय प्रणाली होती है। जो यहाँ पर सामान लेने के लिए लोग आए हैं वो अपने साथ पैसे नहीं बल्कि दूसरी वस्तुएं लेकर आए हैं, ठीक है। आप सभी देख सकते हैं इन चीज़ों के बदले में वो कोई दूसरी चीज़ इस शॉपकीपर से लेकर जाने वाले हैं, जो कि क्या है? बार्टर सिस्टम है। इसके बाद है इवोल्यूशन ऑफ मनी। इवोल्यूशन ऑफ मनी की अगर हम बात करते हैं तो स्टार्टिंग में बार्टर सिस्टम होता था, उसके बाद चीज़ें जो है कन्वर्ट होती चली गई, डेवलपमेंट होता चला गया। गोल्ड्स की जो करेंसीज हैं वो स्टार्ट हुई, सोने और चांदी की मुद्राएं जो है राजे महाराजाओं ने जो है बनवाना शुरू किया। उसके बाद मेटल कॉइन्स आए, इसके बाद पेपर मनी जो कि आजकल यूज होते हैं, ये दोनों चीज़ें, ठीक है। ये सभी चीज़ें जो है आजकल यूज होती हैं, मेटल कॉइन्स भी, पेपर मनी, प्लास्टिक कार्ड्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक मनी जो है। प्लास्टिक कार्ड्स यानी कि एटीएम वगैरह जो हैं, क्रेडिट कार्ड्स जो हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी की। ये क्या है? हमारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो हम करते हैं, गूगल पे, फ़ोन पे या इस तरीके के जो भी हैं। इसके बाद क्रिप्टो करेंसी जो है वो अभी इंडिया में स्टार्ट नहीं हुई है। देन एंसाइंट मनी। एंसाइंट मनी क्या है? पिछले टाइम पीरियड में, प्राचीन काल में जो पैसा होता था वो क्या होता था? एंशिएंट मनी का मतलब है ग्रेन्स एंड कैटल्स वर यूज्ड एज मनी। जो ग्रेन्स और कैटल्स हैं उनको पैसे के रूप में यूज़ किया जाता था, यानी कि उनसे लेन देन किया जाता था। देन मेटेलिक कॉइन्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड लीड वर यूज्ड एज मनी। जो मेटेलिक कॉइन्स थे, मुद्राएं जो ऐसी होती थी जो कि किसी मेटल से बनी हुई होती थी, सोने, चांदी, तांबा, कॉपर, इन सब से बनी हुई मुद्राएं होती थी, वो प्रचलन में आई है उसके बाद। देन पेपर करेंसीज। पेपर करेंसीज आर कॉइन्स। पेपर करेंसीज और कॉइन्स जो है वो आज के टाइम पे यूज़ किए जाते हैं, जिनका कि हमारा जो है एक तरीके से मीडियम ऑफ एक्सचेंज का जरिया है। इसके बाद देखिए डिफ़िकल्टीज़। जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है अगर वो ना हो, हम बार्टर सिस्टम का यूज़ करें, वस्तु विनिमय प्रणाली चलाते रहें, तो उसमें कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ आएंगी? फर्स्ट है नो यूनिट ऑफ अकाउंट टू मेज़र द वर्थ ऑफ गुड्स। हम किसी भी अगर वस्तु को मेजर करते हैं तो उसके लिए हमारे पास कोई यूनिट होने चाहिए। अभी मान लो हम ये कहें कि 10 रुपये का 1 किलोग्राम जो है गेहूँ आएगा, तो 10 रुपये में हमारे पास एक मेजरमेंट है कि 10 रुपये में जो है 1 किलो हमारे पास जो चीज़ है वो आने वाली है। लेकिन अगर पैसा ही नहीं है, हमारे पास 10 रुपये नहीं है, तो हम किस तरीके से मेजरमेंट करेंगे कि 1 किलो गेहूँ जो है कितने कपड़ों के बदले आएगा या फिर कितने शूज़ के बदले आएगा, ठीक है। हमें अगर ज़्यादा क्वांटिटी की ज़रूरत है तो उसके लिए हमें क्या रिटर्न करना पड़ेगा। इसके बाद है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब है कि अगर मान लो हमारे पास गेहूँ है, हमारे पास वीट हैं और हमें उन वीट के बदले में क्लोथ्स लेने हैं,
तो जिस इंसान से हमें क्लोथ्स लेनी है उसको वीट की ज़रूरत होनी चाहिए। अगर मान लो इस इंसान के पास क्लोथ्स हैं लेकिन इसको वीट की ज़रूरत नहीं है, इसको अपने कपड़ों के बदले में मिल्क चाहिए या फिर कोई दूसरी वस्तु चाहिए, तो वो उसी इंसान को अपने कपड़े देगा ना जो उसको मिल्क देगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, कपड़े चाहिए, और हमारे पास मिल्क नहीं है, दूध हमारे पास देने के लिए नहीं है, हम उसको क्लोथ्स के बदले में क्या दे रहे हैं, वीट दे रहे हैं। तो इससे जो है लेन देन नहीं हो पाएगा। ये क्या होता है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होता है। इसके बाद है लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट क्वालिटी। जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, जो उसकी गुणवत्ता है, उसके बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती। इसके बाद जो डिफ़िकल्टी है वो क्या है, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सब डिवीज़न। सब डिवीज़न जो है कई बार इम्पॉसिबल हो जाता है। मान लीजिए कोई ऐसी वस्तु है जिसका सब डिवीज़न हो सकता है, वो तो हम कर लेंगे, जैसे गेहूं है, दूध है, या कोई इस तरीके की जो वस्तु है उसका हम सब डिवीज़न कर लेंगे। लेकिन हमें किसी पशु के बदले में, मान लीजिए किसी गाय के बदले में, किसी भैंस के बदले में, किसी बकरी के बदले में हमें कोई दूसरी चीज़ चाहिए, तो हम उसका सब डिवीज़न नहीं कर सकते, हम उसको कंप्लीट को ही देंगे, ठीक है। तो ये कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं जिसकी वजह से जो बार्टर सिस्टम है वो फेल हो गया और पैसा प्रचलन में आया। मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, इट इज़ कॉल्ड ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी जो है वो किसी भी एक्सचेंज प्रोसेस में इंटरमीडिएट के रूप में काम करता है, यानी कि वो एक तरीके से मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मध्यवर्ती वस्तु है, उसके बिना कोई भी वर्क नहीं हो सकता। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। मनी की मॉडर्न फॉर्म्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले देखिए करेंसी जो है, पेपर कॉइन्स हैं, पेपर नोट्स हैं, या फिर जो है मेटेलिक कॉइन्स हैं, इस तरीके की चीज़ें क्या हैं, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है। इसके बाद क्रेडिट कार्ड्स हैं या फिर डेबिट कार्ड्स हैं, इसके अलावा जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, ये सब क्या है, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी है। सबसे पहले बात करते हैं करेंसीज की। Modern forms of money include currency, paper notes and coins. Unlike the things that were used as money, earlier modern currencies is not made up of precious metals such as gold, silver and copper. And unlike grain and cattle, they are neither of everyday use. The modern currency is without any use of its own. जो मॉडर्न करेंसीज हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं कि उनका अपना कोई पर्टिकुलर यूज़ नहीं है, अपना खुद का कोई यूज़ नहीं है। अब मान लो जो 10 रुपये हैं उसके ऊपर अगर आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर ना हो तो वो क्या है, हम नहीं कह सकते कि वो किसी भी चीज़ में हमारे लिए यूजेबल है, वो क्या है, वेस्ट है। उसके ऊपर जो है अगर कोई भी स्टैंपिंग वगैरह नहीं है तो हम उसको करेंसी नहीं कह सकते। तो इसका मतलब क्या है कि जो वो पेपर रह जाएगा उसका कोई अपना खुद का यूज़ नहीं है। मान लो उसकी जगह कोई केटल है या फिर ग्रेन है, उनका क्या होता था, खुद का यूज़ होता था। कॉपर, सिल्वर है, गोल्ड है, मेटल्स जो है उनका भी खुद का यूज़ होता है। खुद का यूज़ होने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास सोना है, चांदी है, तो उसको हम लेन देन के अलावा भी आभूषण वगैरह बनाने में यूज़ कर सकते हैं। तो ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए उसका हम यूज़ कर रहे हैं, वो क्या है, उसका खुद का यूज़ है। लेकिन जो मॉडर्न करेंसीज हैं उनका कोई अपना खुद का यूज़ नहीं है। देन वाई इज इट एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फिर भी हमने इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में क्यों एक्सेप्ट किया? इट इज़ एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी इज़ ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। क्योंकि ये किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज होती है। अगर कोई 10 रुपये का नोट है, अगर हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने जो है उसको एज 10 रुपीज़ नोट ऑथोराइज किया है तो वो 10 रुपये में ही जाएगी। ऐसा नहीं है कि उसकी वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है। इसके बाद देखिए चेक। चेक क्या है? चेक इज रिटर्न डेटेड एंड साइंड इंस्ट्रूमेंट्स। अब देखिए जो चेक है वो क्या है, एक ऐसा रिटर्न पेपर होता है जिसके ऊपर डेट होती है, साइन होते हैं, और बैंक को पे करने के लिए जो स्पेसिफिक सम ऑफ मनी है वो भी बताया जाता है कि मैं सामने वाले को कितने पैसे देना चाहता हूँ। वो सारी इन्फॉर्मेशन उस पेपर के ऊपर लिखी हुई होती है और उस पेपर को क्या कहा जाता है, चेक कहा जाता है। चेक जो है वो भी एक मोड ऑफ पेमेंट है, हम किस तरीके से पेमेंट कर रहे हैं या फिर लेन देन कर रहे हैं उसका एक जरिया है। ये देखिए आप चेक देख सकते हैं, इसमें उस इंसान का नाम लिखा होता है जिसको हमें पे करना है, और कितने पैसे पे करने हैं, किस डेट को हम उसको दे रहे हैं, या फिर कौन सा बैंक है और उसका अकाउंट नंबर क्या है, बैंक ब्रांच कोड, बैंक नेम एंड जो है अकाउंट नंबर, चेक नंबर और कोडिंग जो है यूज़ की जाती है बैंक के द्वारा, वो सारी चीज़ें इसके ऊपर होती हैं। नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज़ अलाउड टू इशू करेंसी। जो आरबीआई है सिर्फ वहीं
नोट जारी करता है हमारे इंडिया में, उसके अलावा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति जो है अपने लेवल पर पैसे नहीं बना सकता। सिर्फ 1 रुपये का नोट जो है वो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जा सकता है। बाकी सभी नोट जो है वो कौन जारी करता है? RBI जारी करता है। In India, the Reserve Bank of India issues currency note on behalf of the central government. सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर कौन जारी करता है, कौन इशू करता है इंडिया में करेंसी को? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI। इसके बाद है लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक। बैंक की जो लोन एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं? ये देखिए, आप डायग्राम में बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं। जो बैंक होता है वो क्या करता है? डिपॉजिटर्स जो होते हैं उनसे पैसे लेता है। ये डिपॉजिटर हैं, ये बैंक में पैसा करने के लिए आए हैं, यहाँ पर इन्होंने अपना पैसा जमा कर दिया। इसके बाद जब ये अपना पैसा वापस लेंगे तो इनको उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा, यानी कि कुछ ब्याज भी इनको वहाँ पर मिलने वाला है और ब्याज के साथ इनको इनके पैसे मिल जाएंगे। इसके बाद दूसरे तरीके के जो लोग आते हैं वो कौन होते हैं? बोरोवर्स होते हैं, यानी कि जो बैंक से लोन लेने के लिए आए हैं। अब देखिए, ये लोग बैंक से लोन लेंगे और ये अपने जो पैसे इन्होंने बैंक से लिए हैं उसके बदले में बैंक को ब्याज देंगे। इन्होंने बैंक से ब्याज लिया, इन्होंने बैंक को ब्याज दिया। अब देखिए, इस सारे प्रोसेस में बैंक का क्या प्रॉफिट है? अब बैंक का प्रॉफिट ये है कि अगर डिपॉजिटर्स ने 10,000 रुपये यहाँ पर डिपॉजिट किए और उन 10,000 के बदले में 10 रुपये ब्याज बैंक से ले लिया, ठीक है, तो उसमें बैंक का प्रॉफिट ये है कि ये 10,000 रुपये जो हैं इसका 15% बैंक ने अपने पास रखा और जो बाकी पैसे हैं उनको किसी बोरोवर को, किसी भी ऐसे इंसान को जिसको पैसे की ज़रूरत थी, लोन के रूप में दे दिया और उससे इसका इंटरेस्ट ले लिया 20 रुपीज़। अब देखिए, जो डिफरेंस है इस इंटरेस्ट का और इस इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो क्या है? बैंक का प्रॉफिट है, यानी कि 10 रुपये यहाँ पर बैंक का प्रॉफिट हो गया। इसी तरीके से हमने ये सिर्फ 10 और 20 रुपये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिखे हैं। जो इंटरेस्ट रेट होता है वो अलग अलग होता है, अलग अलग बैंक में बढ़ता और कम घटता रहता है। अब देखिए डिटेल्ड प्रोसेस। बैंक्स इन इंडिया होल्ड अबाउट 15% ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज कैश। बैंक जो होते हैं इंडिया में क्या करते हैं? 15% जो डिपॉजिट्स हैं वो अपने पास कैश के रूप में रखते हैं, ताकि किसी भी डिपॉजिटर को अगर ज़रूरत होती है अपने पैसे की तो वो उसको दे सकें। बैंक्स चार्ज ए हायर इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन दैन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट्स। अब क्या करता है बैंक? एक हायर इंटरेस्ट रेट जो है लोन के ऊपर लेता है, जो उन्होंने डिपॉजिटर से लिए थे उसके बदले में वो क्या करते हैं? एक बहुत हायर इंटरेस्ट रेट जो है उनसे लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम बोरोवर एंड व्हाट इज पेड टू डिपॉजिटर्स इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर बैंक्स। अभी जैसा मैंने बताया था, जो डिफरेंस होता है, जो बोरोवर्स ने उनको लोन के बदले में जो इंटरेस्ट दिया और बोरोवर्स ने जो इंटरेस्ट उनको दिया और जो डिपॉजिटर है उनको जितना देना है, उनका डिफरेंस क्या है? इनकम सोर्स है बैंक का। इसके बाद देखिए, 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। जो बैंक क्रेडिट देता है उसके लिए 2 अलग अलग सिचुएशन हो सकती हैं। अब पहली जो सिचुएशन है वो क्या है? फेस्टिवल सीज़न है। देखिए, यहाँ पर जो बोरोवर है जिसने बैंक से लोन लिया वो क्या करने के लिए लोन लिया है? उसने शूज़ बनाने के लिए लोन लिया है। अब उसने शूज़ बनाने के लिए लोन लिया है तो ऐसा तो होगा नहीं कि उसको वहाँ पर कोई लॉस हो सकता है। पॉसिबिलिटीज़ लॉस होने की बहुत कम है। अब मान लो उसने 3,000 पेयर्स जो हैं बनाने के लिए किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट लिया है। अब वो 3,000 पेयर्स बनाने के लिए उसको पैसे की ज़रूरत है। उसके लिए उसने क्या कर लिया? बैंक से लोन ले लिया, ठीक है, और उस लोन के पैसों से उसने क्या कर दिया? शूज़ प्रिपेयर कर दिए। अब उसने 3,000 रुपये खर्च करके शूज़ प्रिपेयर किए और उनको वो मान लीजिए 5,000 या फिर 6,000 रुपये में बेच देगा और बेचने के बाद जो 3,000 रुपये हैं वो रीपे कर देगा, बैंक को रिटर्न कर देगा। तो ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी इंसान जो है वो लोन लेके आसानी से चुका सकता है। लेकिन दूसरे तरीके की जो सिचुएशन होती है उसमें क्या होता है? जैसे कि सपनाज प्रॉब्लम है, किसी इंसान ने जो
बैंक से लोन लिया है वो किसी एग्रीकल्चर वर्क के लिए लिया है। अब एग्रीकल्चर वर्क के लिए लगा लो उसने 2,000 रुपये का लोन ले लिया। अब वो 2,000 रुपये का लोन उसने लेकर पैसे कहाँ पर खर्च कर दिए, जो खाद बीज और जो फर्टिलाइजर्स हैं उन सब में खर्च कर दिए, पेस्टिसाइड्स वगैरह खरीदे। लेकिन क्या हुआ कि बारिश नहीं हुई, या फिर जो है बारिश ज़्यादा हो गई तो बाढ़, सूखा या फिर किसी और क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से उसकी फसल खराब हो गई। अब जब उसकी फसल खराब हो गई तो क्या हुआ, ये 2,000 रुपये वेस्ट गए। अब जो मीडियम था इसको रीपे करने का वो क्या था कि जब उसकी फसल पक जाती तो अपने ग्रेन्स को बेच के वो क्या कर देती, लोन रीपे कर देती। लेकिन उसके अकॉर्डिंग काम नहीं हुआ तो वो कैसी सिचुएशन में फंस गए, 2,000 रुपये जो है उसके सिर पे एक तरीके से जो है उधार हो गया। अब वो 2,000 उसके ऊपर उधार है, उसके बाद उसकी फसल ख़राब हो गई है और नेक्स्ट टाइम उसको दोबारा से फसल उगाने के लिए खाद बीज वगैरह ख़रीदने के लिए फिर से किसी दूसरे इंसान से लोन लेने की ज़रूरत है। तो मान लीजिए 2,000 रुपये उसने फिर से लोन ले लिया कि आने वाली जो फसल है उसमें कुछ प्रॉफिट होगा और वो उसको रीपे कर पाएगी। अब साथ साथ क्या हुआ कि ये 2,000 रुपये जो है इसके ऊपर इंटरेस्ट लगा, कोई जो इंटरेस्ट रेट फिक्स की गई थी, और ये क्या हो गई 500 रुपये इसमें और इंक्रीज़ हो गए 1 साल के बाद। अब उसके ऊपर टोटल जो एक तरीके से क्रेडिट का पैसा है वो कितना हो गया, 4,500 रुपये। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो इंसान जिसने लोन लिया है वो उसको पे नहीं कर पाता क्योंकि उसकी फसल ख़राब हो गई है और उसको पे कर पाने में वो सक्षम नहीं है। तो ये दो अलग अलग सिचुएशन होती हैं। इस वाली सिचुएशन में जिस भी इंसान ने लोन लिया है वो एक ट्रैप के अंदर फंस जाता है जिसको कि डेब्ट ट्रैप कहा जाता है, यानी कि कर्ज जाल में फंस जाता है। इसके बाद देखिए क्रेडिट क्या है। क्रेडिट रेफर टू एन एग्रीमेंट इन विच लेंडर सप्लाइज द बोरोवर्स विद मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न ऑफ द प्रोमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स। क्रेडिट एक ऐसा एग्रीमेंट है किसी भी सप्लायर या फिर किसी भी दूसरे बोरोवर के बीच में जिसमें मनी या फिर गुड्स या फिर सर्विसेज, पैसे, कोई वस्तु या फिर कोई सर्विस को रिटर्न करने के प्रोमिस के साथ उसको दिया जाता है कि वो फ्यूचर पेमेंट्स के फ्यूचर में उसको रिटर्न कर देगा। अभी देखिए टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है, ऋण की शर्तें क्या है। जब भी हम किसी इंसान से पैसा उधार लेते हैं तो उसकी कुछ शर्तें होती हैं। ऐसा तो होता नहीं है कि कोई भी इंसान हमें बोल देगा ये लो भाई पैसे ले जाओ और आराम से खर्च करो, कोई टेंशन नहीं है मुझे। उसके लिए बहुत ही कंडीशंस वो सामने रख देते हैं कि मेरे को पैसा इतने टाइम बाद वापस चाहिए, इसके साथ साथ मुझे इतना ब्याज भी इनके ऊपर लेना है, ठीक है। इस तरीके की बहुत सारी शर्तें होती हैं। तो सबसे पहले है ड्यूरेशन ऑफ लोन कि जो लोन है वो हम कितने टाइम बाद रिटर्न कर देंगे। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। अगर हम किसी भी फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं या फिर इनफॉर्मल से भी लेते हैं तो थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट वर्क तो वहाँ भी होता है। अगर हम किसी भी फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं तो वहाँ पर हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन वर्क करने पड़ते हैं अपने सिग्नेचर्स के साथ, विद प्रूफ हमें जो है सारे प्रोसेस कंप्लीट करनी पड़ती हैं। इसके बाद है इंटरेस्ट रेट, यानी कि हमें फिक्स पहले से ही फिक्स हो जाता है कि हमने जो टोटल पैसा लिया है उसका 10% या 12% इंटरेस्ट पर मंथ हमें देना है, तो वो भी हमें देना पड़ता है। इसके बाद है मोड ऑफ रीपेमेंट कि हम किस तरीके से रीपेमेंट करेंगे, जो पैसा हमने लिया है उसको किस तरीके से वापस देंगे। जो है पर मंथ 1,000 रुपये देंगे, 2,000 रुपये देंगे या फिर पर 6 मंथ देंगे, किस तरीके से, या फिर सारी की सारी पेमेंट जो है हम एक साथ करेंगे। ये क्या होता है, मोड ऑफ रीपेमेंट। इसके बाद है कोलेट्रल। कोलेट्रल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक तरीके से कह सकते हैं कि जमानत के रूप में हमें उसको सामने वाले को कुछ ना कुछ चीज़ देनी पड़ती है। मान लीजिए जैसे कि अभी हम गोल्ड लोन लेते हैं या फिर जो है हम होम लोन लेते हैं तो उसमें क्या है, हमें कोई सोना चांदी की जो गहने हमारे पास होते हैं वो चीज़ें उनके पास रखनी पड़ती है, या फिर हमें अपनी ज़मीन के कागज़ उनके पास रखने पड़ते हैं। अगर होम लोन ले रहे हैं तो हमारी जो ज़मीन है उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें उनके पास रखने पड़ते हैं कि जब हम आपको पैसे दे देंगे उसके बाद हमें ये आप रिटर्न कर देना। इसके बाद डेब्ट ट्रैप, मैंने पहले भी बताया था डेब्ट ट्रैप क्या होता है। एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर किसी भी इंसान को दोबारा से लोन लेना पड़ता है और उसका पहले वाला जो लोन है वो उसको क्लियर नहीं कर पाता है, और ऐसे में उसका इंटरेस्ट जो है उन पैसों के ऊपर बढ़ता जाता है और उसके पैसे और भी ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। वो उनको नहीं पे कर पाता और एक जाल में फंस जाता है जिसको कि कर्ज जाल कहा जाता है, डेब्ट ट्रैप कहा जाता है।
अभी देखिए फॉर्मल सेक्टर लोन एंड इनफॉर्मल सेक्टर लोन। फॉर्मल सेक्टर लोन और इनफॉर्मल सेक्टर लोन में क्या डिफरेंस है? देखिए फॉर्मल सेक्टर वो होते हैं जो कोई बैंक सोसाइटीज़ होती हैं जहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है एक तरीके से, वहाँ पर एक कोई संस्था से अगर हम लोन ले रहे हैं। लेकिन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स में क्या होता है, हम अपने किसी रिलेटिव से, किसी फ्रेंड से लोन लेते हैं। अभी देखिए फॉर्मल सेक्टर के एग्जाम्पल्स बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, एंड इनफॉर्मल कोई भी मनी लेंडर है, कोई भी फ्रेंड है, कोई भी रिलेटिव है जिससे हम पैसा ले लेते हैं। तो ये क्या है, फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर। डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर लोन। फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट देखिए, आरबीआई सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। कोई भी फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट है उनको कौन सुपरवाइज करता है? आरबीआई करता है। आरबीआई के कुछ रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है। इनफॉर्मल सोर्सेज में क्या होता है, देयर इज़ नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइज द क्रेडिट एक्टिविटीज़ ऑफ दीज सोर्सेज। यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई भी पर्सनल लेवल पर लोन लेता है अपने किसी फ्रेंड से, अपने किसी रिलेटिव से। फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट दे चार्ज लोअर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कम होता है, लेकिन यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो ज़्यादा होता है। देयर मेन मोटिव इज़ सोशल वेलफेयर। यहाँ पर जो मतलब मेन मोटिव होता है, जो संस्था है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जिससे हम लोन ले रहे हैं, उनका मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। लेकिन यहाँ पर जो है प्रॉफिट मेकिंग होता है उनका मेन मोटिव, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज उनसे लेके अपना प्रॉफिट करना चाहते हैं। इसके बाद दीज लोन्स आर जनरली प्रोवाइडेड बाय बैंक्स एंड कोऑपरेटिव। ये वाले जो लोन होते हैं ये मेनली किसके द्वारा दिए जाते हैं? किसी बैंक या फिर किसी कोऑपरेटिव के द्वारा दिए जाते हैं। और यहाँ पर जो लोन है वो किसी मनी लेंडर, ट्रेडर या फिर रिलेटिव या फिर फ्रेंड वगैरह से हम ले सकते हैं। इसके बाद बात आती है सेल्फ हेल्प ग्रुप की। अभी देखिए जो एसएचजी होते हैं वो क्या होते हैं, किसी भी एसएचजी में बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। वो सारे लोग आपस में जुड़ जाते हैं और उनका एक मोटिव ये होता है कि एक दूसरे की हेल्प करनी है। अभी मान लो यहाँ पर जितने भी मेंबर हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पर एक मीटिंग करते हैं, अपना पैसा कलेक्ट करते हैं। मान लो सबने जो है 30-30 रुपये, 40-40 रुपये, 20-20 रुपये जो है अपना उन्होंने कलेक्ट किए, और मान लो 2000 रुपये उनके पास हो गए। अब इन 2000 रुपये की किसी भी एक इंसान को ज़रूरत है या फिर किसी 2 को या फिर किसी 4 को ज़रूरत है, तो वो जिसको जितने की ज़रूरत है उसको उतना प्रोवाइड करा देंगे और उसको वो ब्याज के साथ रिटर्न करना होगा। इस तरीके से वर्क करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। एडवांटेजेस क्या क्या हैं? इट हेल्प्स द बोरोवर टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ कोलेट्रल। ये लोगों की हेल्प करते हैं, जो भी बोरोवर्स होते हैं उनको यहाँ पर किसी कोलेट्रल की ज़रूरत नहीं होती। मान लो उसको पैसे लेने हैं तो उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि इसको अपने घर के पेपर यहाँ पर जमा कराने हैं या फिर कोई प्रॉपर्टी या फिर किसी भी आभूषण वगैरह को यहाँ पर जमा कराना है। इस तरीके का कोई जो प्रेशर होता है वो बोरोवर्स के ऊपर नहीं होता। पीपल कैन गेट टाइमली लोन फॉर वेराइटीज़। किसी भी पर्पज़ के लिए, कोई भी पर्पज़ है उसका, उसके ऊपर उसको रीजनल इंटरेस्ट के ऊपर पैसा दे दिया जाता है और उस पर थोड़ा बहुत ही ब्याज लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि उससे बहुत सारा ब्याज लिया जाए, और वो जो ब्याज होता है वो ग्रुप मेंबर ही मिलकर डिसाइड करते हैं कि कितना उनके लिए रीज़नेबल है, कितना वो पे कर सकते हैं। इट हेल्प्स वुमेन टू बिकम फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट। ये महिलाओं की मदद करते हैं कि वो भी खुद से फाइनेंशियली अपने जो है सेल्फ डिपेंडेंट हो, किसी के ऊपर उनको डिपेंड ना रहना पड़े। इस तरीके के लिए भी उनकी हेल्प की जाती है। मेनली जो महिलाएं होती हैं वो मिलकर बनाती हैं। देखिए यहाँ पर एक पिक्चर देख सकते हैं, ए वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप मीटिंग इन गुजरात। गुजरात में कुछ महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप की एसएचजी की मीटिंग है। यहाँ पर ये सभी औरतें एक साथ मिलकर पैसा कलेक्ट करती हैं और उस पैसे को जिसको भी ज़रूरत होती है उसको दे दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर ये अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस चलाते हैं, जैसे अचार वगैरह बनाने का, पापड़ वगैरह या फिर बैग से जूट बैग वगैरह बनाने का, उसको भी ग्रुप के अंदर ही सेल करके ये प्रॉफिट कमा सकती हैं। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।